हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। तो जिस तरह से एक क्लास निरंतर चल रही है लेसन की सीरीज और आप लोग अपना प्यार बनाए रख रहे हैं, तो आज इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास जो होगी दो पार्ट में होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पहले दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था, इतिहास को लिखित साक्ष्यों के आधार पर प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और क्या था, ऐतिहासिक युग में हम बांटे थे। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें हमें साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन वो क्या थे, लिखित साक्ष्य नहीं थे। फिर थोड़ा विस्तार हुआ, जैसे स्टोन एज के बारे में हम पढ़े, और इस स्टोन एज में हमने तीन भागों में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में जानकारी ली। फिर मैंने बताया लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन वो क्या था, अपठनीय था, इसलिए अभी तक वो पढ़ा नहीं जा सका। वो काल क्या कहलाया, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। तीसरा जो चरण है वो है ऐतिहासिक काल का, जिसमें साक्ष्य मिले और वो भी लिखित साक्ष्य मिले। और उससे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो वैदिक युग से अब का जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम जानते हैं। तो क्या था, ऐतिहासिक। तो आज की कक्षा मतलब तीसरे चैप्टर की तरफ पढ़ रहे हैं, और तीसरा चैप्टर है अपना अध्याय 3 की बात करेंगे। और अध्याय 3 में आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। सर इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे कारण ये है, जो सभ्यता का विकास हो रहा है। जैसे प्रागैतिहासिक काल में पढ़ा कि पूरा पाषाण काल से जब अस्थाई बस्तियां नहीं थी, धीरे धीरे सिविलाइज्ड हुए, अस्थाई बस्तियों के रूप में हम आगे बढ़ते गए। नव पाषाण काल आया तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, अर्थात ऐसी सभ्यता जो सिंधु घाटी नदी तंत्र के आसपास विकसित होगी, उसे हम क्या कहेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। यहाँ पे जो साक्ष्य मिलेंगे, इसी नदी के आसपास की जो और नदियां हैं उस आसपास कुछ शहर का साक्ष्य मिलेगा, कुछ चीजें मिलेंगी जिसके आधार पर हम जानेंगे वहां की व्यवस्था कैसी थी, वो समय कैसा था, वहां का शासन काल कैसा था, किस प्रकार की चीजें चलती थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे। और यह सभ्यता लगभग 2400 बीसी से 1700 बीसी के समय की है, अर्थात आज के समय से अगर जोड़े तो 2024 चल रहा है, अगर इसको में जोड़ेंगे तो लगभग ये आ जाएगा लगभग 4.5 हजार वर्ष पहले की बात हो रही है। तो इस सभ्यता का जन्म 2400 से 1700 बीसी के अंतर्गत हुआ, और इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो सिविलाइजेशन मिलेगा, सभ्यता का विकास मिलेगा, हमें सिंधु घाटी नदी तंत्र के पास मिलेगा, ठीक है। अब इस सभ्यता की बात ये थी, यहां पर
साक्ष्य मिले। कैसे? लिखित साक्ष्य मिले, परंतु क्या है सर, वो अपठनीय। ठीक है, लिखित साक्ष्य मिले, आद्य ऐतिहासिक काल का समय था, और इसमें जो है ये क्या थे, अपठनीय, अभी भी हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए ये जो है कहा जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, इसे कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, एक चीज और, इस युग में सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का प्रयोग, कांसे का प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। मिलता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य युगीन। भैया कांस्य क्या होता है? ये लोहा प्लस टीन का एलॉय होता है, एक कांस्य युगीन। तो क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को इसके आधार पर कांस्य युगीन सभ्यता कह सकते हैं? ठीक है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में हमें नगर होने के साक्ष्य मिलते हैं, होने के साथ साक्ष्य मिलते हैं। इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। क्या हो गया? नगरीय सभ्यता। ठीक है, तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन, नगरीय सभ्यता, इट इज अर्बन सिविलाइजेशन, इट इज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। दो चीजें फैक्ट आपको तैयार हो गई। ये प्रश्न अक्सर पूछा गया है, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और एक कांस्य युगीन। अगर क्वेश्चन में आ जाए सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न पूछ दे, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता हेतु कौन सा कथन या इनमें से कौन सा सत्य है? 4 पॉइंट दे दिया। पहला दे दिया आद्य ऐतिहासिक काल, दूसरा कांस्य युगीन सभ्यता, तीसरा दे दिया नगरीय सभ्यता, और डी ऑप्शन दे दिया उपयुक्त में से सभी। तो हमें क्या करना है? उपयुक्त में से सभी के उस पे टिक करना है, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, और क्या है, यह आद्य ऐतिहासिक काल था। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? दूसरी चीज, जब भी कोई सभ्यता का विकास होगा तो उस जगह पर लोग पाए जाएंगे जो वहां पे निवास करते हैं, तो उनकी कुछ संस्कृति होगी। तो कैसे लोग पाए जाएंगे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 तरह के लोगों का दो जगहों के लोगों का विस्तार मिलता है। तो 2 कौन कौन से लोग थे? एक इलाका वो था मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर वाले क्षेत्र के लोग, और दूसरा
द्रविड़ लोग वर्तमान दक्षिण भारत में बसे लोग। ठीक है, तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो स्थानों के लोग पाए के साथ मिले हैं। भूमध्य सागर क्षेत्र वाले लोग थे और एक द्रविड़ लोग थे जिनके साथ हमें मिलते हैं। ठीक है, एक चीज नोटिस करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता है और इन सभ्यता में कुछ शहरों का विकास हो रहा है, कुछ शहरों के हमें साक्ष्य मिलेंगे। तो वो कौन कौन से पहले शहर है, दूसरे शहर है, धीरे धीरे जब खोज बढ़ेगी तो स्रोत हमारे पास और बढ़ेंगे और शहरों के नाम बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रश्न पूछता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया वो क्षेत्र या शहर कौन सा है? तो कौन सा है? तो सर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया या आविष्कार किया गया क्षेत्र है वो है हड़प्पा। हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। प्रश्न इससे बहुत आता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा कहां पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा नदी के किस ओर स्थित है? तो इसके बारे में हमें जानना है। तो इसके लिए हड़प्पा के लिए एक ट्रिक है, हमारा वादा। हमारा वादा, ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे तो हड़प्पा का के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है सर, तो इसमें ह से हड़प्पा की खोज, पहली खोज। म से मांटेमोगरी जिला जो पाकिस्तान में है। तीसरा, र से किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किस किनारे? तो बाईं ओर, सही वहां है ना, बाईं ओर, बाईं ओर। और किसने खोज की थी? तो द से दया राम साहनी। और हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी कब? तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921। ठीक है सर, तो मेरे साथ बोलेंगे आप कि सिंधु घाटी सभ्यता, एक बार रिवाइज करिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर या इलाका या क्षेत्र कौन सा था? तो वो क्षेत्र था हड़प्पा। हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक ट्रिक है, हमारा वादा। ह से हड़प्पा। तो सबसे पहले हड़प्पा किस सन में? 1921 में। फिर पूछता है, कई बार प्रश्न पूछा है कि पाकिस्तान में कहा? मांटमोगरी जिला। ठीक है, किस नदी के किनारे हड़प्पा का विकास दिख रहा है? तो रावी नदी। अच्छा, एक चीज जो मैंने बताया, आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो रावी आ गई। तो बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हो रहा है वो रावी नदी की तंत्र है उसके आसपास, इसलिए इसे सिंधु घाटी। झेलम, रावी, चेनाब, ये सब क्या है? सिंधु की सहायक नदी। तो इसलिए रावी भी सहायक नदी किसकी है? सिंधु की, इसलिए इसका विकास सिंधु नदी के पास देखने को मिलेगा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किस किनारे? तो रावी नदी के
बाएं तट पर हमें हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है। और उसका खोज किसने किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, 3 स्टार लगा दीजिए, अक्सर पूछ लेता है, तो दयाराम सहाय। तो क्या आपको ट्रिक अच्छा लग रहा है, तो उसको याद रखने का तरीका देख लीजिए। ठीक है, दूसरा आता है सर, जो दूसरा क्षेत्र है वो है, दूसरा है मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो ये भी इलाका कहाँ पे है, ये भी अपना पाकिस्तान में है। और इसके लिए हमारे ट्रिक है, ट्रिक को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। मसाल दारा, मसाल दारा, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कई लाइनों में। मसाल दारा, देखते हैं की पॉइंट, देखते हैं इसके। म से मोहन जोदड़ो, म से मोहन जोदड़ो। फिर क्या है, कब खोजा गया था, 1921 के बाद 1922 ईस्वी में जो खोजा गया। ठीक है, अब आता है स से, तो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। यहां लिख देते हैं म साल ल, मतलब लरकाना, जिला उस समय के पाकिस्तान का। ठीक है, दा, सिंधु नदी के दाईं ओर, और रा मतलब है, इसने खोज किया था तो शख्स थे राखल दास बनर्जी। ठीक है, तो चीजें हो गई। मसाल दारा, हमारा वादा, मसाल दारा 1922 ईस्वी में किसका, मोहनजोदड़ो का खोज हुई। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। किस जिले के किनारे, लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। दा मतलब दाईं ओर, किसकी दाईं ओर, सिंधु नदी के दाईं ओर। और रा मतलब राखल दास बनर्जी इसकी खोज करता है। इन सब से बहुत ही एग्जामिनेशन में, चाहे छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक जो भी एग्जाम हुए हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दो ऐसे महत्वपूर्ण शहर खोजे गए उस टाइम में, जो बताते हैं कि वो जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो क्या थी, नगरीय थी। कुछ ऐसे साक्ष्य मिलेंगे यहाँ पर कि इससे पता चल जाएगा कि इस समय में जो विकास हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा है। और इसमें व्यवस्थाएं कैसी होंगी, यहाँ के लोग कैसे होंगे, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। आगे जब आगे क्लास करेंगे तो इसकी विशेषताएं भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फोन साइलेंट कर ले। ठीक है सर, तो यहां तक आपको समझ में आया। एक चीज और, जब भारत में एक सभ्यता का विकास हो रहा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत में एक तरफ मान लो भारत था उस समय का, और यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता का विकास हो रहा है। तो उसी समय उसी समय ईरान और इराक वाले क्षेत्र में
इराक वाले क्षेत्र में एक सभ्यता का विकास मिलेगा, इसे कहेंगे मेसोपोटामिया। क्या था सर? मेसोपोटामिया। ठीक है। और अफ्रीका वाले क्षेत्र में मिस्र की सभ्यता का विकास हो रहा। तो इन जगहों पे एक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत में हो रहा है। ईरान और इराक क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। और अफ्रीका के मिस्र वाले क्षेत्र में आपको मिस्र की सभ्यता का विकास हो रहा है, उसी टाइम में जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा है। तो उस समय मेसोपोटामिया वाले सभ्यता में कुछ ऐसे स्रोत मिलेंगे मेसोपोटामिया में, तो उसमें भारत को क्या कहा गया है? मेलुहा। भारत को मेलुहा शब्द से, भारत की जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा नाम से जाना जाता है। कहां पे? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। ठीक है। इसका मतलब ये है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता में कहीं न कहीं व्यापार बहुत बढ़ चढ़ के हो रहा है। उस समय का व्यापार भी समृद्ध था, तीनों सभ्यताओं का एक तरह से विकास हो रहा है और व्यापार भी अपने चरम सीमा पर थी। ठीक है। तो अभिलेख मिले, तो मेलुहा उस अभिलेखों में ऐसे मैंने जब बताया था, अभिलेख भी एक स्रोत है जो क्या कहते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं। तो कुछ अभिलेख मिले जो कि अभी पढ़ा नहीं जा सका, उसमें जो है मेलुहा लिखा गया है, किसको? भारत को। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब सिंधु घाटी सभ्यता से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसे प्रश्न अक्सर पूछता है, जैसे वर्तमान में भारत को अगर हम विस्तार देखा जाए भारत का, तो पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उत्तर वाले भाग को इंदिरा कॉल कहा गया, जम्मू कश्मीर, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये क्या है? पूरब वाला किबिथु। किबिथु कहां? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम वाला जो इलाका है वो क्या है? गौर माता कहां? गुजरात। जब भूगोल हम पढ़ते हैं, भौगोलिक स्थिति पढ़ते हैं किसी भी क्षेत्र की, तो उसका विस्तार देखते हैं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या उसकी सीमा कहां से कहां तक निर्मित है। तो आज के भारत को अगर देखें, अगर नक्शे में देख रहे हैं, तो सबसे पूर्वी पॉइंट किबुथु भूगोल का पार्ट है, लेकिन सुझा नहीं है। सबसे पूर्वी पॉइंट किबिथु पूरब में अरुणाचल प्रदेश के पास है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु के पास, और उत्तर में इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में, और पश्चिम भाग को मानते हैं गौर माता गुजरात। तो भारत का आधुनिक भाग हमको देखने को मिलता है, उसका विस्तार इस तरह से। तो उस समय भी एक भारत था, तो उसका विस्तार पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण कैसा था? तो हैंडल सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ठीक है सर। ये भी क्या होगा? इसका भी क्षेत्र होगा। बहुत बार प्रश्न पूछा है, इतनी बार पूछा है कि ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें ना पूछा गया। सबसे उत्तर में खोजा गया मांडा है,
जम्मू कश्मीर में किस नदी के किनारे? चीनाब। क्या है? नॉर्थ मतलब सबसे उत्तरी बिंदु। पूरब वाला मतलब ईस्ट कौन सा है? आलम आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर साउथ में आता है और यहां पे है दायमाबाद, महाराष्ट्र में है और 21 नदी के किनारे है, गोदावरी। ठीक है सर। फिर वेस्ट में है, वो है सुतकेडोर। कहाँ है? गुजरात में। नदी है दास्क नदी। ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो कहाँ था? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे, और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के पास, और सुतकेडोर जो कि गुजरात में दास्क नदी के पास पूछता है। 4 प्रश्न 4 तरीके से, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, कथन कारण में दे देगा या सिंगल ऑप्शन भी दे देगा। तो जैसा एग्जाम होगा उसका पैटर्न ऐसा होगा, उस तरह के प्रश्न इससे बनाए जा सकते हैं। ये फैक्चुअल प्रश्न है, अक्सर एग्जामों में आए जाते हैं। ठीक है। मैंने बोला उस समय की एक लिपि थी। मैंने बोला कि लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन क्या है? अपठनीय है। तो उसको हम कहते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये जो लिपि थी इस समय की वो क्या थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है। जो स्क्रिप्ट लिखा था इस पे वो कैसा था? भाव चित्रात्मक था। और लिखा कैसा गया था? दाएं से बाईं ओर। ठीक है। भाव चित्रात्मक मतलब कोई ऐसे स्क्रिप्ट मिलेगा जिसमें कुछ स्क्रिप्ट लिखी होगी और कुछ यहाँ पे कुछ चिन्ह बने होंगे, किसी पशु का चिन्ह बनेगा, किसी उपकरण का चिन्ह बनेगा। तो इस ऐसी भाषा को हमने माना ये भाव चित्रात्मक भाषा है। किसी के भाव को देखकर और उस पर लिखे स्क्रिप्ट को पढ़कर हम जान सकते हैं इस लिपि के बारे में। लिपि तो थी लेकिन अभी लिपि के बारे में नहीं हम जान पाए हैं, लेकिन इनमें जो भाव दिया गया है, अगर कोई गैंडा दिया है तो हम समझ लेते हैं किसी सिंह। और मान लीजिए उसे पशुपतिनाथ का माना गया है, उसमें धार्मिक अनुष्ठान में देखा कि एक बूढ़ा साधु पाया गया है जिसकी दाढ़ी है, इसका मतलब है उस टाइम धार्मिक व्यवस्था भी थी। ठीक है। तो उसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। अब इस सभ्यता से जो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो अक्सर कौन सा शहर कहां पर स्थित है, कौन, तो 8-10 ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से उसको हमें करना है। तो जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहां पे है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में ही एक और क्षेत्र है, उसका नाम है चनहुदड़ो। तीसरा है चनहुदड़ो। कहां पे है? सिंधु नदी के किनारे। कहां पे? सिंध प्रांत, पाकिस्तान। वर्तमान में सिंध प्रांत है पाकिस्तान का। चौथा है
धौलावीरा एकदम क्रम में लिखेंगे, याद करने में आसानी होगी। यह है लूनी नदी के किनारे, कहां पे? गुजरात के कच्छ इलाके में। पांचवा है लोथल, ये कहां है? भोगवा नदी किनारे है। कहां? अहमदाबाद, गुजरात। छठा है रंगपुर, और रंगपुर जो है ये मादर नदी, काठियावाड़ जिला, कहां पे? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में 3, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, एक गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में, एक अहमदाबाद वाले क्षेत्र में भोगवा नदी किनारे, एक मादर नदी काठियावाड़ जिले में गुजरात के पास है। ठीक है, ये 3 ऐसे याद कर लिए। पाकिस्तान में कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदमुंदड़ो, और गुजरात में जो अभी भारत में दिखा है वो धौलावीरा, लोथल और रंगपुर वाला इलाका है। प्रश्न ऐसे पूछ लेता है इनमें से गुजरात में किसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, इसके बारे में से प्रश्न पूछेगा। भोगवा नदी पे किस शहर का साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल है। ठीक है, इसके खोजकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो लुसेंट पढ़ ही रहे हैं तो लुसेंट में फैक्ट में लिखा गया है। अगर बहुत ज्यादा ज्ञान लेना है तो उसके जो खोजकर्ता थे उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आता है 7वां, कालीबंगा। और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में मिलेगा, हनुमानगढ़ी, गढ़ी वाले इलाके में। और नदी कौन सी है? घग्घर नदी। कौन सी? घग्घर नदी। तो घग्घर नदी के किनारे कालीबंगा का विस्तार देखने को मिलेगा। ये कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ी वाले इलाके में। फिर आता है अपना उत्तर प्रदेश। तो बताइए आप लोग कमेंट में कि उत्तर प्रदेश में उस समय किसका विकास हो रहा है। तो उस समय उत्तर प्रदेश का एक मिलेगा आपको, वो है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है सर? तो भाई साहब ये मेरठ में। कहाँ? मेरठ, उत्तर प्रदेश। इस नदी मेरठ में कौन सी नदी बह रही है? हिंडन नदी के किनारे इसका विकास मिल रहा है। आलमगीरपुर एक तरह से और फेमस है कि आलमगीरपुर उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी विस्तार जो है वो क्या था? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, जो है हिंडन नदी के पास है। फिर आता है बनावली। ये कहाँ है? हिसार, हरियाणा वाले रेंज में। और नदी है ये रंगोई नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट है रोपड़। पंजाब का रोपड़ जिला। और ये कहाँ है? तो सतलज नदी। तो कुछ महत्वपूर्ण स्थान है
किस नदी के किनारे स्थित है, किस राज्य में है। अक्सर प्रश्न पूछे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद करें। बहुत ज्यादा पढ़ना होगा अगर इसके खोजकर्ता के बारे में, तो आप लूसेंट में एक चार्ट बनाया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन इसके खोजकर्ता थे। ठीक है, अब इस क्रम को और आगे बढ़ा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, शहर खोज लिए गए और उस शहर में कहां कहां स्थित था, कैसे कैसे लोग थे। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता थी और कांस्ययुगीन सभ्यता मानते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। यहां तक क्लियर हो गया। तो किसी भी सिविलाइजेशन का जब विकास होता है तो वहां पे कुछ विशेषताएं ऐसी होंगी जिसके बारे में हम कहेंगे कि वहां की सभ्यता बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे, जो अब की हेडिंग डालेंगे आप, वो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। दूसरा, उस टाइम तब तक कृषि और पशुपालन का भी आ गया था, तो कृषि और पशुपालन में क्या विशेषताएं मिलती है? पशुपालन। उस टाइम धर्म क्या था? चौथा, यातायात। पांचवा, व्यापार। जीवन शैली। शासन व्यवस्था। तो इसको हम इन विशेषताओं को कैटेगराइज कर लिए। नगरीय सभ्यता थी, कृषि और पशुपालन था, उस समय धर्म का क्या रूप था, यातायात क्या था, व्यापार क्या रहेगा, जीवन शैली कैसी रहेगी और शासन व्यवस्था कैसी रहेगी। इसको अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले पार्ट में, क्योंकि बहुत बड़ा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक दिन में खत्म नहीं होना है, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, जो आप लोगों के लिए हेक्टिक हो जाएगा। तो आज हम बस बात करेंगे, पहला क्या था? नगरी सभ्यता थी। और नगरी सभ्यता है तो नगरी सभ्यता की कुछ विशेषताएं होंगी। ठीक है, तो उस टाइम में हमें मिले हैं ग्रिड के आकार में मकानों का विस्तार मिला है। यहाँ छोटे छोटे मान लो मकान थे, ये सड़क थी, ये भी सड़क थी, और ये भी क्या थी? सड़क। और यहाँ पे क्या करते थे? वो मिलते। आप देखेंगे ग्रिड पद्धति का मतलब है कि सड़क समकोण पे काट रहे हैं और मिल रहे हैं, और जो आवास व्यवस्था थी वो कैसी थी? ग्रिड के रूप में बनी हुई थी। ठीक है, तो क्या था? उस समय नगरीय सभ्यता यहाँ पे थी और ग्रिड पद्धति में यहाँ पे निवास स्थान आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर ग्रिड पद्धति मिल गया, इसलिए कहें कि उस समय की जो सभ्यता थी वो क्या थी? शहरी थी। और जो शहरी भाग था वो दो भागों में बटा था, ऊपरी भाग और निचली भाग। ऊपरी भाग कैसा था?
दुर्गीकृत था, जबकि निचला भाग दुर्गीकृत नहीं था। ठीक है, तो कैसी थी? शहरी सभ्यता। और ग्रिड पद्धति वहां देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि कुछ नई चीजें वहां पे थी। कभी जाने का मौका मिले, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में देखेंगे तो उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, एक चीज और मिलती है यहीं पे, ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी व्यवस्था। उसमें जो घरों की नालियां थी, एक नाली है बड़ी नाली, घरों की नालियां थी और मुख्य नाली से जाकर मिलती थी। और एक विशेषता और थी कि जो नाली थी बड़ी नाली, वो क्या था, उसमें बंद नालियां मिलेंगी और जगह जगह सफाई के लिए ब्लैक एक होल टाइप का होगा, जो ढक्कन बंद होगा, उससे उठाकर सफाई के साक्ष्य यहां मिलेंगे। तो आधुनिक युग से अगर कंपेयर करें तो क्या देखेंगे, आज भी हम नालियों का उपयोग करते हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए, घर भी बनाते हैं, एक सुव्यवस्थित सड़क बनती है। उसके बाद तो आज से कंपेरिजन जब उस चीज को करेंगे सभ्यता के साक्ष्यों को, तब पता चलता है सच में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी, वो थी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, एक और चीज थी, जो घरों के दरवाजे थे, दरवाजे और खिड़कियां, वर्तमान से तुलना किया जब भी खोजा गया इसको, तो घरों के दरवाजे व खिड़कियां क्या थे, पीछे की तरफ खुलते थे। ठीक है सर, वर्तमान में घर के का जो आगमन या प्रस्थान, जहां से हम आगे पीछे निकासी होता है, जहां से एंट्री लेते हैं, वो कहां होता है, घर के फ्रंट पे होता है। लेकिन उससे कंपैरिजन किया गया तो हमको देखने को मिला उस समय जो घरों की खिड़कियां दरवाजे थे वो क्या खुल रहे थे, वो पीछे की तरफ थे। इसका मतलब था वहां पे प्रवेश क्या हो रहा है, पीछे की तरफ से हो रहा है। बस एक अपवाद यहाँ मिलेगा, वो है लोथल। लोथल में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो खिड़कियां थी, खिड़कियां आगे की तरफ खुलती थी। तो इसको बहुत याद रखिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होता है उसमें अपवाद ज्यादा पूछता है। ठीक है, मैंने बोला जो भाग था, ऊपरी भाग, वो क्या था, किलेबंद था। तो उस क्षेत्र का ऊपरी भाग किलेबंद था, वो हर जगह साक्ष्य मिलेंगे आपको। लेकिन इसका एक अपवाद होगा, कौन है, कालीबंगा। कालीबंगा यहां पे क्या होगा, दुर्ग कहां होंगे, दोनों तरफ। ठीक है, ऊपरी भाग किलेबंदी, निचला भाग प्लेन था। लेकिन कालीबंगा ऐसा जगह मिलता है जहां पे आपको ये मिलेगा कि ये क्या कहते हैं, दुर्ग जो है दोनों तरफ से थे। ठीक है, एक और साक्ष्य मिलेगा, स्नानागार। ठीक है, बहुत बड़े स्नानागार का साक्ष्य हमें मिलेगा, जिसकी लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई, लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई
7 मीटर, 11 मीटर, 7 मीटर गहराई क्या थी, 2 मीटर। अक्सर पूछा है कि मोहनजोदड़ो में या उस टाइम में जो हमें स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं उसकी लंबाई, चौड़ाई और उच्च गहराई का अनुपात क्या है। तो सिंपल सी बात है, नगरीय सभ्यता इसलिए कह रहे हैं, वहाँ आधुनिक समय में जैसे हमें घर मिलते हैं, सड़क मिलती थी, सड़क जैसे साक्ष्य वहाँ से मिले हैं और वहाँ इतनी क्या कहते हैं प्रभावशील उन्नति थी कि हमें जो शहर मिल रहे हैं वो ग्रिड पद्धति में मिल रहे हैं। आपको आधुनिक युग में कहीं कहीं ऐसे देखने को मिलेगा, इस तरह की ग्रिड पद्धति नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन उस टाइम में सिंधु घाटी सभ्यता वाले टाइम में इस तरह की नालियों से जल निकासी हो रही है। इसका मतलब ये है, ये क्या थे, लोग नगर जैसा थे। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अब कहीं कहीं नालियां नहीं मिलेंगी, लेकिन सोच लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में नालियों का जो है साक्ष्य मिल रहा है, वो भी कैसी नालियां, बंद नालियां। तो उस समय के लोग की सोच कैसी रही होगी, जो आज से 4000 साल पहले की बात हो रही। ठीक है, इसी में हम अब आगे जब बढ़ेंगे तो हमें अन्नागार की चीजें मिलेंगी, हमें यहाँ पे दुर्ग का निर्माण मिलेगा, स्नानागार का निर्माण मिलेगा। तो ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को जब धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो चैप्टर है बहुत ही बड़ा है और इसको 2 पार्टों में हम इसको डिवाइड किए हैं। तो आज पहले पार्ट में पहली विशेषता बताए नगरीय सभ्यता क्यों कहते थे, इससे प्रश्न बहुत सारे आएंगे और आप लोग जो जगह का फैक्ट बताया है उसको एक बार याद रखिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न ज्यादा पूछते हैं। वहां खोज करता बस 2 जगह जो मैंने ट्रिक बताया है उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो निरंतर क्लास, मैंने कल भी यही बोला था कि क्लास निरंतर करिए, या कहीं किसी चीज की भी तैयारी करते हैं आप लोग तो निरंतर पढ़ाई रखिए, उसमें गैप मत रखिए। जिस दिन गैप रखेंगे वो पढ़ाई कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।